Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to start chapter number 4 from Sahitya Sagar, class 9th and 10th. That the chapter is नेताजी का चश्मा और इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश. तो शुरू करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले दिया गया है हालदार साहब जिनको हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था. तो उन्हें अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था. कस्बा बहुत बड़ा नहीं था. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो कस्बा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब कि कस्बा छोटा ही था. जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था. मतलब इतना वेल डेवलप्ड जो कस्बा है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था. आगे दिया हुआ है कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी. तो क्या दिया गया है यहाँ पे? अब यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कस्बा कैसा था. कस्बे का वर्णन किया गया है यहाँ पर. तो कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी. अब हम देखें तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी. कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी और कभी कवि सम्मेलन करवा दिया. तो ये नगर पालिका के कार्य की नगर पालिका क्या क्या करवाती थी. ठीक है. इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी को एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर मीन्स मूर्ति की प्रतिमा लगवा दी. यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है. तो जो ये कहानी है नेताजी का चश्मा, इस कहानी के जो नाम है इस पार्ट का, उसी से पता चल रहा है कि नेताजी के चश्मे के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नगर पालिका थी, कोई ना कोई काम भी करती रहती थी. कोई सड़क पक्की करवा दी, पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी और कवि सम्मेलन करवा दिया. और इसी नगर पालिका के कोई उत्साही बोर्ड ने क्या किया, अधिकारी ने एक बार शहर के जो मुख्य बाजार, मतलब जो कस्बे का मुख्य बाजार था, हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि एक ही बाजार था, तो वहाँ पे जो मुख्य चौराहा था वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर मीन्स मूर्ति की प्रतिमा, मतलब संगमर की सीमेंट की एक प्रतिमा लगवा दी. उनकी मूर्ति वहाँ पर लगवा दी उन्होंने, और उसी के बारे में ये पूरी कहानी है. आगे देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ अगले पैराग्राफ में, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्तिकारों की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय बर्बाद हो गया. कहने का मतलब ये, या फिर चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड का शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे. तो इसमें हमने पहली लाइन में ही हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मूर्ति को लेकर, क्योंकि यहाँ कह दिया हुआ है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने से. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि लागत अनुमान और उपलब्ध बजट न हो उस टाइम पर, या फिर जो चिट्ठी पत्री का जो नगर पालिका का एक काम होता है, हर चीज़ के लिए चिट्ठी पत्री आवश्यक होती है, तो उसमें समय बर्बाद हो गया होगा, या फिर उसका जो टर्म है, हम बोलते हैं ना कि 5 ईयर टर्म है, 6 ईयर टर्म है, तो वो टर्म है वो ओवर होने वाली होगी, इसीलिए अच्छी मूर्ति नहीं बन पाई होगी. ठीक है. तो आगे हमें बताया गया है कि इसी वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से इकलौते जो हाई स्कूल था कस्बे का, उसके ड्राइंग मास्टर को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, और महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास वह दिला रहे होंगे. अगला पैराग्राफ है, और यहाँ पे लिखा है, जैसे कि
कहा जा चुका है, हमने पहले पढ़ा कि मूर्ति संगमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। तो कोट जो टोपी थी उसकी नोक से लेके जो कोट का दूसरा बटन था उस तक 2 फुट ऊंची थी। जैसे जिसे कहा जा सके कि बेस्ट और सुंदर थी वह। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी। तो बड़ी ही अच्छी मूर्ति थी कहने को वह। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें कि बड़े ही मासूम लग रहे थे, कमसीन लग रहे थे, जो उन्होंने नारे दिए थे वह याद आ रहे थे हमें, और बेस्ट और सुंदर थी, तो इससे वह एक सफल और सराहनीय प्रयास लग रहा था। बस एक चीज की कमी थी जो देखते ही आंखों को खटक रही थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो कहने को तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी कमसीन थी, मासूम थी, और यह सब हमें दिख रहा था। लेकिन एक चीज बड़ी खटकती थी देखते ही कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तब हमें कहानी का जो शीर्षक है वो कुछ कुछ समझ आया कि नेताजी का चश्मा, इस पाठ का नाम जो शीर्षक है वो क्यों रखा गया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमर का नहीं था। मतलब चश्मा था लेकिन जिस मटेरियल की मूर्ति बनी थी उस मटेरियल का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब जो चश्मा था वो रियल चश्मा था, ना कि संगमरमर का चश्मा था वो, जिसे सचमुच का चश्मा है। और कैसा था वो चश्मा, ये याद करना है आपको। चौड़ा काला फ्रेम था जो मूर्ति को पहना दिया गया था। जो हालदार साहब हैं, हालदार साहब कौन, जो अपनी कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। तो हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कुतूहल भरी मुस्कान फैल गई। तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई, अजीब सी मुस्कान आई, और वह बोले, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो ये क्या था, ये वर्डिंग्स थी जो हवलदार साहब की थी जब वह पान खाने के लिए रुके और उनकी नज़र कहाँ गई, जो चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की जो मतलब नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर गई। आगे पढ़ते हैं हम। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो प्रयास है वो बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की। जो उनके अंदर एक भावना आई कि कस्बे के लोगों में कितनी देशभक्ति है, कम से कम उन लोगों ने यह प्रयास तो किया। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद से नहीं। देखा ना कि 2 फुट ऊंची थी, टोपी की नोक से बटन, जो दूसरा बटन था वहां तक। तो वो वही बात करना है कि महत्व उसके रंग, रूप या कद से नहीं बल्कि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, जैसे कि मूर्ति में कुछ अंतर है इस बार। तो मूर्ति में अंतर दिखाई दिया, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पिछली बार तो काला चौड़ा मोटा फ्रेम था, लेकिन इस बार फ्रेम बदल गया। अब तार का फ्रेम गोल चश्मा था, तो अब तार के फ्रेम का गोल चश्मा नेताजी के मुख पर था। हवलदार साहब का कौतुक और मतलब हैरानी और बढ़ा, तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो अब उन्होंने क्या वर्डिंग्स बोली अपनी कि वाह भाई, ये क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती अपने लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। फिर तीसरी बार नया चश्मा था,
अब तीसरी बार हवलदार साहब वहां से गुजरे तो देखा इस बार फिर नया चश्मा। अब तो हवलदार साहब को जैसे आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, मतलब जैसे अपने मन की इच्छा को दबाना मुश्किल होता जा रहा था तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, क्या यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पूछे ये अपने आप कैसे बदल जाता है, मतलब कौन बदलता है, ये नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ, तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। तो यहाँ पे करेक्टर स्केच दिया हुआ है पान वाले का। तो पान वाला जो था वो एक काला मोटा और खुश मिजाज किस्म का आदमी था जिसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। ठीक है। और हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब मुंह में पान था तो मुंह तो हंस नहीं सकता वो, तो वह आंखों ही आंखों में हंसने लगा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली देखकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए तो उन्होंने इसलिए पूछा कि क्या करता है। तो यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए तो उन्होंने पूछा कि क्या मतलब, चेंज क्यों कर देता है वो चश्मा? तो कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौकट चाहिए, चौड़ा चौकट जो फ्रेम होता है वो चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो जो मूर्ति पर चश्मा लगा, मान लो मूर्ति पर चौड़ा फ्रेम का लगा है, तो चौड़ा फ्रेम का लगा, अगर कोई ग्राहक मांग रहा है कि मुझे चौड़ा फ्रेम का दो भैया, तो वो क्या करेगा? तो वो मूर्ति से उतार कर ले आएगा और उधर मूर्ति पर दूसरा बैठा देगा मतलब दूसरा मूर्ति पर लगा देगा। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई और चश्मे वाले का नाम कैप्टन है, मतलब कब चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे देना पड़ता है, तो वो वाला फ्रेम अगर चाहिए उसे तो वो मूर्ति से उतार देता है, मूर्ति पर दूसरा फिट कर देता है और जो ग्राहक है उसे दे देता है। तो अब क्या, संभावत नेताजी से क्षमा मांगते हुए वह ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात बताओ, मतलब एक बात बताओ जो उनको अभी भी समझ में नहीं आई। पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का रियल मतलब जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ, मतलब संगमरमर का जो चश्मा है वो कहाँ है? तो पान वाला दूसरा पान अब मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी तो उसने डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे अपनी जो पीक थी वो थूक दी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो वो हंसते हंसते मुस्कुराते क्या बोला कि मास्टर जो था वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए वह एक मजेदार बात थी। तो पान वाले के लिए मजेदार बात थी कि जो मूर्ति वाला है, मतलब जो मास्टर है, वो उसे बनाना भूल गया। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और देवृत करने वाली बात थी। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन जो पत्थर का पारदर्शी चश्मा होता है वो कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय कर पाना मुश्किल हो गया होगा, या कोशिश ही नहीं की होगी, या फिर असफल हो गया होगा,
या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो ये सब रीजन हो सकते हैं, दीज रीजंस आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नमस्तक करते हुए वे अपनी जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, फिर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मतलब या फिर जो आजाद हिंद फौज उसका भूतपूर्व सिपाही रहा है वो। तो पान वाला नया पान फिर कहा रहा था, तो तीसरा पान खा चुका है अभी तक पान वाला। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो उसके लिए, पान वाले के लिए फिर ये एक मजेदार और बड़ी हंसनीय बात थी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त के इस तरह मजाक उड़ाए जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवक रह गए। तो हवलदार साहब अब आवक रह गए। बड़ा ही बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगी बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो मतलब वो फेरी लगाता था, जो चश्मे वाला है वो क्या फेरी लगाता था कहीं कहीं पे। तो ये उसका करेक्टर स्केच है, वही देख लो। बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी था, गांधी टोपी थी सिर पर, आंखों पर काला चश्मा था, एक हाथ में छोटी सी कुची थी, सॉरी, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे का फ्रेम था, जो एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सामने अपनी जो बांस टिका रहा था, मतलब फेरी लगाता था वो। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब तो चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही है इनका वास्तविक नाम, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के 2 साल बीत गए। हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए फ्रेम देखते रहे। कभी गोल चश्मा, अब ये चश्मे के टाइप्स हैं जो 2 साल के अंदर लगे हैं भाई, याद कर लेना ये भी। तो गोल चश्मा होता, कभी चोकर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा तो जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो फिर अब 2 साल बाद कुछ एक ऐसा दिन आया जिस दिन मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे पर जो अधिकांश दुकान थी वह भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब अगली बार फिर आए हवलदार साहब, उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा दोबारा से नहीं है। हवलदार साहब पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। अब इस बार पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो उसने क्या कहा कि नाउ कैप्टन इज नो मोर। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवनी जिंदगी के सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती थी।
हंसती है सॉरी, और अपने लिए बिकने का अपने लिए बिकने का के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि क्या होगा उस कौम का, जो कौम कर देने वाले, मतलब कि जो अपने लिए जो कुर्बान कर देते हैं अपनी गृह गृहस्थी जीवनी जिंदगी सब कुछ, पर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। ठीक है, दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित है मतलब कि अवश्य ही वह वहां पर स्थापित है, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही खा लेंगे वो। तो उन्होंने सख्त सख्त निर्देश दे दिए ड्राइवर को भी खुद को भी कि मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, ना वहां रुकेंगे, ना पान खाएंगे, ना मूर्ति की तरफ देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर को कह दिया कि चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे जाके कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। तो उन्होंने बोला कि रोको, लेकिन जीप तो स्पीड में थी, तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ते पर चलते लोग देखने लगे। जीप रुकती न रुकती हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मतलब अब जीप तो ब्रेक इतनी तेज स्पीड से जा रही थी, तो ब्रेक लगे तो उसके बाद भी काफी टाइम लगेगा स्टॉप होने में, और हवलदार साहब से इतनी देर वेट नहीं किया गया और वो तेजी से कदमों में कूद गए और लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे क्या होता है, मतलब सरपत नाम का एक छोटा सा पौधा होता है, मतलब एक पौधा होता है, ये उसका नाम है। ठीक है, एक बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, वो क्यों चीखे, वो यहाँ दिया गया हुआ है। वो इसलिए चीखे क्योंकि उन्होंने मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने बनाया है, मतलब जैसे बच्चा बना लेते हैं वैसा था। और हवलदार साहब उसी समय बड़े ही भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और इसी के साथ आपका जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। इफ यू हैव still any doubt in any of the page, any of the para, any of the line, you may ask in the comment section. Don't hesitate to ask. I'll be coming back soon with the new videos to cover up the new lessons. Stay tuned and don't forget to subscribe the channel.